हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं सुनील शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी मीन्स दैट द बॉडी हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन्स वाइल अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स द बॉडी हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट से क्या समझते हैं आप? ये जो स्टेटमेंट आपके पास है असर्शन, इसमें ये बोला है, देखो एक बॉडी, अगर हमारे पास कोई टू ऑब्जेक्ट्स है इस तरीके से, इनके पे चार्ज नहीं है। अब आप इन्हें जब फ्रिक्शन करते हैं, इनको रब करते हैं, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, एक पे नेगेटिव होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे लिखी हुई है क्या, कि बॉडी हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन वाइल पॉजिटिव चार्ज बॉडी मीन्स बॉडी हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी आपका जो असर्शन है वो हमारा ट्रू है, सही है। रीज़न की बात करते हैं। रीज़न क्या कहता है हमारे पास, चार्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो हमने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन से क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। तो चार्ज जनरेट किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, यानी आपका जो रीज़न है ये भी क्या है, करेक्ट है, और ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, जो असर्शन था उसको एक्सप्लेन करता है रीज़न। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न एक्सप्लेन द असर्शन। क्लियर, बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन देखने, आपको चेक करना होता है इसमें कि आपका असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अ पॉइंट चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ। एक पॉइंट चार्ज कभी भी फोर्स नहीं लगाता अपने ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेटमेंट आपके पास है इसको हम ध्यान से देखें तो कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स, तो सही बात है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा जो होता है वो टू चार्जेस के बीच में होता है, या तो लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो। सिंगल चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो हमारा जो असर्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। देखते हैं रीज़न क्या कहता है। रीज़न इज़ कूलॉम फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स का मीन्स क्या होता है, कोई भी फोर्स की बात करें, जैसे लाइक हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके पीछे फोर्स रिपल्सन लगेगा, यानी फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। दोनों ही फोर्स आउटवर्ड होंगे। अगर बात करें, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के जो फोर्स होंगे वो फोर्स क्या होंगे, हमारे दोनों इनवर्ड हो जाएंगे। अट्रैक्शन है ना, तो इसका फोर्स भी अंदर होगा, इसका फोर्स भी अंदर होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो दोनों केस में क्या है, इसके लिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस, यानी कूलॉम फोर्स हमारा क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। तो रीज़न भी क्या हमारा करेक्ट है। अब देखिए दोनों हमारे हो गए करेक्ट। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है क्या। तो यहाँ पे वो उसने बात की थी एक पॉइंट चार्ज कभी भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता, और यहाँ नीचे बात हो रही सेंट्रल फोर्स की। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। दोनों करेक्ट हैं बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इज़ अ फील्ड लाइन। देखिए अब एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ये मूव कर रहा है इस तरीके से। तो उसका कहना है कि ये जो पाथ जो ट्रेस कर रहा है ये हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को शो कर रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरली क्या होते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजनरी। ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं जो कि अगर बात करें एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये कर्व भी हो सकती है इस तरीके से ना। सिंगल लाइक चार्ज की अगर बात करते हैं, किसी एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं, तो हमारे पास इनकी पॉजिटिव के लिए क्या होता है, हमारा ये आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट होती है और हमारे पास कर्व भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट और कर्व होती है, इमेजनरी लाइन्स होती है। चार्ज के फ्लो को हम कहें कि उसके पाथ को बोले कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर चार्ज हमारा क्या है मूव करेगा तो करंट हो गया ना, और जहाँ पे करंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये असर्शन हमारा क्या है, गलत हो जाता है। रीज़न की बात करें, अ फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही हमारे क्या यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, तो बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज़ नेगेटिव देन सरफेस इनक्लोजेज नेट नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं और क्लोज सरफेस हमारे पास है इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आता है, हमने फ्लक्स को पढ़ा है कि फ्लक्स इज़ द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हमारा चार्ज होता है हमारा नेट चार्ज होता है। फ्लक्स हमारे पास जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये चार्ज के हमारे पास क्या होता है पे नेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो असर्शन हमारा क्लियर है, इफ़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज़ नेगेटिव देन सरफेस इज इनक्लोज नेट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो चार्ज भी नेगेटिव ही होगा। अब देखिए रीज़न क्या कहता है, अब रीज़न की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सरफेस। अब देखिए कोई सरफेस हमारे पास है, असिमेट्रिक सरफेस है, तो इसमें चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे ना, चार्ज हमारा किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हमारे पास इस केस में फ्लक्स होता है, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। देखो चार्ज के हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिपेंडेंट है, तो ये भी हमारा क्या करेक्ट है। अब क्या ये इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, देखो पहला हमारा जो स्टेटमेंट था वो बोल रहा था क्या कि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, ठीक है। अब रीज़न इसमें लिखा है क्या कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर अलोन कैन नेवर बी स्टेबल। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, क्या बोलना चाहता है ये। एक्चुअली क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो देखो एक ये चार्ज हमारे पास है ए पॉइंट पे, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है बी पॉइंट पे, और हमने एक और चार्ज ले लिया हमने यहाँ पे सी पॉइंट पे। अब क्या है, देखो यहाँ पे ये आपस में क्या है, एक ही लाइन में है, तो ये जो हमारा सी चार्ज है वो ना तो लेफ़्ट जाएगा ना राइट जाएगा, अगर ये दोनों चार्ज हमारे आइडेंटिकल हैं तो, ठीक है, ये दोनों चार्ज हमारे पास सेम है, ठीक है। तो ये जो थर्ड चार्ज हमारे पास है ये कहीं मूव नहीं करेगा, बट जैसे इस चार्ज को अगर हम हल्का सा भी एक एक्सटर्नल फोर्स दे दें या कोई शेक कर दे हल्का सा, थोड़ा ऊपर की ओर इसको मूव कर, थोड़ा सा मूव कर दें, तो जैसे ये लाइन से ऊपर आएगा, अब क्या होगा इस चार्ज पे, ठीक है, अब इस चार्ज की बात करें क्या होगा इस चार्ज पे, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, अब चार्ज मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसका फोर्स इधर हो जाएगा, इसका फोर्स इधर हो जाएगा, तो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर वो अलोन है तो वो हमारा स्टेबल नहीं होगा, यानी हमारे पास ये जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए रीज़न क्या कहता है, रीज़न कहता है कि कूलॉम फोर्स इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। भाई कूलॉम फोर्स हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है ना, जितना चार्ज हमारे पास दो चार्जेस हमारे पास हैं, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन वाला फॉलो करता है। दोनों ही करेक्ट है, मगर यहाँ पे क्या इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 विद कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो हमारे पास कोई क्या है कि कैविटी है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो उसके अंदर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। किस तरीके से 0 हो जाएगा भाई, हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, ये हम लोग जानते हैं।
क्यों जीरो हो जाता है भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा असर्शन क्या है, हमारा करेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब देखो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। हम क्या पे करते हैं, क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ना एक चार्ज के थ्रू किसी भी चीज़ को हम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या शील्डिंग का काम ये कर सकता है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। रीज़न देखते हैं क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनफाइनाइट। भाई कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ये भी क्लियर है, रीज़न भी करेक्ट है, बट इसे अगेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वर जीरो देन माइक्रोवेव कुकिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। अब देखो माइक्रोवेव की हम बात करते हैं। माइक्रोवेव में जो हमारा फूड है उसे हम गर्म करते हैं, उसे हम कुक करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो माइक्रोवेव होती हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स में जा कर के उनको क्या करते हैं, उनको ऑक्सीलेट करती है, इनको हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं उनको ना। वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। वाटर के अंदर क्या होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिससे क्या होता है, हमारा वो जो फूड है वो हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए। भाई देखो वाटर में हमारे पास क्या होता है, H2O, ये हमारे पास क्या एक डायपोल है और इसका एक डायपोल मोमेंट होता है। वाटर का परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट होने की वजह से ही माइक्रोवेव काम कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे पास डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाए तो वो उसे कुक नहीं करेगा, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो तो है करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं रीज़न की। रीज़न क्या कहता है, इन अ माइक्रोवेव ओवन द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ड्यू टू ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन माइक्रोवेव एंड हीट द फूड। रीज़न भी करेक्ट है, भाई माइक्रोवेव जो होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो। अब देखो किसी डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर जो फोर्स है, देखो डायपोल हमारे पास क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब हमने इसे प्लेस कर दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, टॉर्क। टॉर्क स्क्वैर टू आपस क्या होता है, PE साइन थीटा, है ना, PE साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्स की अगर बात करें तो जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा माइनस का QE, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा हमारा, प्लस का QE, और ये नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो असर्शन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब बात हम करते हैं किसकी, रीज़न की। रीज़न क्या कहता है हमारे पास, फोर्स ऑन अ कंस्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द डायपोल विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हमारे पास चार्ज है डायपोल पे, जब, ठीक है, डायपोल दो चार्ज होते हैं, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन पे हमारा क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है, दोनों हमारे पास क्या हो गए, करेक्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, और ये इसे क्या कर रहा है, हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एनी क्लोज सरफेस। भाई हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सरफेस किसी भी तरीके का हो, स्पेरिकल हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, उस पर हमारा लगता है, सिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकल हो, किसी भी तरीके से हो, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए। रीज़न, in order to find the value of electric field due to a charge distribution, Gauss theorem should be applied on symmetrical closed surface। हाँ,
अब देखो हमें किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस को हम सिमेट्री लेंगे। अब ये हमारे पास एक एसिमेट्रिक सरफेस है। अब इसके अंदर क्या है कि अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ से कुछ और निकलेंगे, यहाँ से कुछ और, हर जगह से क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमें इसका क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो एक सिमेट्रिक सरफेस होगी, तो सिमेट्रिक सरफेस पे क्या होता है हर एक पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होती है हमारे पास इक्वल अमाउंट में निकलती है। तो सिमेट्रिकल सरफेस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं गॉस थ्योरम को प्रॉपर अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स तो दोनों केस में होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है इसमें, तो शेप कैसे होनी चाहिए हमारी, वो एक सिमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। तो रीज़न भी हमारे पास क्या है यहाँ पे, रीज़न भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब क्या ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। देखो गॉस थ्योरम वो तो क्लियर है कि क्लोज सरफेस के लिए होता है, बट इसने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों करेक्ट है बट उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा नॉर्मल होता है ना। अगर बात करें किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो आपने बनाया होगा इस तरीके से, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम बात करते हैं ना। ठीक है, ये दो लाइंस के बीच का जो हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, ठीक है, ये 1 और ये 2, इनका पोटेंशियल हमारा इक्वल होता है, कॉमन पोटेंशियल है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है ये नॉर्मल होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल, असर्शन आपका करेक्ट है। रीज़न की बात करें, पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस का dV/dr। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज। तो यहाँ पे बोला है इंक्रीज होगा, यानी कि रीज़न गलत है। तो हमारा क्या है पे ओनली स्टेटमेंट सही है, यानी कि असर्शन क्लियर है, रीज़न गलत है। तो ऑप्शन सी रीज़न इज़ रॉन्ग। ध्यान से एक एक वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से देख के चलना होता है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 11, वन में हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस। भाई किसी भी बॉडी के पास, ऑब्जेक्ट के पास जीरो पोटेंशियल होगा बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी स्पेस में, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है हमारे पास। अब देखो हमारे पास कोई एक ये क्या है, हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के इनसाइड में हमारे पास चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास यहाँ पे इसका फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका पोटेंशियल हमारे पास होगा। ओके, बट बात करें इस जगह पे, तो हमारे पास आउटसाइड में कहीं बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो असर्शन है वो क्या है हमारा क्लियर है। बात करते हैं इस रीज़न की, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्लियर है बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट ऑर्बिट of the electron is zero even if the orbit is elliptical। देखो भाई हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पा रहा है, किसी भी न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के देखो ये एक एटम है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये और चलो फर्स्ट ऑर्बिट है। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड में, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इनके बीच में क्या हमारा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं,
भाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो हमारे पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारे पास, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो पाथ सर्कुलर हो या एलिप्टिकल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने बोला क्या कि पाथ अगर एलिप्टिकल भी है तो भी 0 होगा, यानी कि करेक्ट है। अब देखो रीज़न क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी करेक्ट है और ये इसे एक्सप्लेन करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 13, वाटर हैज़ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन एनी अदर ऑर्डिनरी सब्सटेंस। भाई वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अदर सब्सटेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों होता है, वाटर क्या है, एक डायपोल बनाता है और उसका जो डायपोल हमारे पास होता है इसमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है ना। ये हमारे पास क्या बनाता है, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट बनाता है और इसके जो बॉन्ड होते हैं ना, एक्चुअली वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं जो इजीली हमारे ब्रेक नहीं हो पाते। ओके, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है वो हमारा अप्रॉक्स 80 होता है। ओके, तो ये किस लिए होता है भाई, स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट आपका जो परमानेंट होता है इसकी वजह से ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शो करता है। तो रीज़न क्या है इसका, वाटर हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों हमारे पास करेक्ट भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोर करता है ना। चार्ज स्टोर कहाँ करता है, वो बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर में एक प्लेट हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है, एक हमारी नेगेटिव होती है, और जो चार्ज स्टोर होता है वो इन प्लेट्स के मिड में जनरेट होता है, मिड में स्टोर होता है, इनके बीच में, और वो स्टोर होता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट होता है। रीज़न क्या है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज़ ऑलवेज 0। अब देखो चार्ज की बात करें तो एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, इसका जो प्रिंसिपल है किसी भी कैपेसिटर का, इसका प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल इसका जो है वो किसके भी डिपेंड करता है, हमारा वो है इंडक्शन। ठीक है, और इंडक्शन प्रोसेस में जो चार्ज जनरेट हमारे पास होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो नेट चार्ज वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो रीज़न भी क्या इसने सही लिखा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे ये क्या है कि हमारे पास एनर्जी की बात नहीं कर रहा, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट और हमारे पास रीज़न दोनों ही करेक्ट है, बट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, when two conductors charged to different potentials are connected to each other, then negative charge always flow from lower potential to high potential। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। इसमें कन्फ्यूज़न क्या है, आप लोगों ने सिंपली पढ़ा है कि पोटेंशियल हमेशा हाई से लो जाता है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, और कब तक जाता है, जब तक कि इनका पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ के लिए। भाई पॉजिटिव बॉडी पे हमारे पास 10 वोल्ट है और दूसरे पे हमारे पास क्या है, प्लस का 5 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है चार्ज हमारा 10 से 5 जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, यानी कि एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों पे नेगेटिव है, एक पे माइनस का 5 है और एक पे प्लस का 10 है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो चार्ज है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट जाएगा। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज केस में लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो हमारा ये क्या है, करेक्ट है। अब देखो रीज़न क्या कहता है, रीज़न कहता है इन द चार्जिंग प्रोसेस देयर इज़ ऑलवेज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। भाई हम जब चार्ज देते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पास। सिंपल सी बात, चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। भाई ये दोनों ही हमारे क्या है, हमारे अभी ये तो यहाँ पे क्या ये इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। भाई हमारे पास वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल क्यों गया, उसे डिफाइन करना था ना। बट यहाँ पे तो ये किसकी बात कर रहा है, भाई चार्जिंग की प्रोसेस की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट रीज़न इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑफ इनर शेल।
ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो स्पेयर हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। ये एक स्पेयर हो गया, ये आपका दूसरा स्पेयर हो गया। ओके, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो जो कंसेंट्रिक आपके स्फेरिकल सेल्स हैं डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑफ इनर सेल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, वो केवल अंदर वाले सरफेस के चार्ज पे डिपेंड करेगा, इस पे कितना हमारे यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या है, बात करें सरफेस ए और सरफेस बी के लिए, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क डन की हम बात करें, ठीक है, वर्क डन हमारे पास जो यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क डन होगा इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो हमारा होगा 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए की सरफेस से बी के लोअर सरफेस तक, यानी इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा 0। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी हम लोगों ने, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो केवल क्या है, बी सरफेस पे अब कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता। भाई मान लो बी पे एक सरफेस पे कुछ चार्ज था हमारे पास, भाई बी पे सरफेस पे चार्ज कितना उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा पोटेंशियल आपका, पोटेंशियल के डिपेंड करेगा किस पे, अंदर कितना चार्ज है। तो हमारे पास यहाँ पे असर्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रीजन की। रीजन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इन बिटवीन टू शेल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इनर शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई इसने यही बोला है क्या, कि जो हमारे पास है वो इनर सेल के चार्ज पे डिपेंड करता है। और लास्ट में एक लाइन और ऐड कर, देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप ये मत सोचना कि सही हो गया, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। लास्ट में एक लाइन और बोल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस पे भी आपको फोकस करना है। अगर यहाँ पे क्या होता, एग्जाम में लिखा आता क्या, पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप तो पहले देख के दोनों टिक मार देते, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा भाई सिंपली E इक्वल टू माइनस का dV/dr। इस dV/dr को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये भी हमारे पास क्या करेक्ट एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। असर्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में बी नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है क्या? तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। भाई पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क ही तो होता है, वर्क अपॉन चार्ज। जिस तरीके से आपका वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, उस तरीके से आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है क्या? तो देखो इस चीज़ को समझते हैं एक बार। इसके लिए क्या है, लेट अस कंसिडर वी हैव अ शेप, हमने एक स्पेयर ले लिया ये, ठीक है, इसका रेडियस r है और इस पे चार्ज जो है वो प्लस q है, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, अब हमने एक दूसरा स्पेयर ले लिया कंसेंट्रिक, इस पे जो चार्ज आपके पास है, लेट वो चार्ज 4q है और माइनस का है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो रेडियस है वो 2r है। रेडियस क्या है इसका, 2r। तो हमारे पास a जो है वो गिवन है क्वेश्चन वाला, b हमने इमेजिन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल ऑफ a की अगर बात करेंगे, तो a हमारा इनसाइड में है। तो इनसाइड वाला जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वो जो आपका आउटर सरफेस है उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ/R, और वो हमारा नेगेटिव है, तो वहाँ जाएगा K4Q/2R। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ KQ/R। ओके, तो पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो हमारा असर्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। रीज़न की बात करते हैं, द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। भाई किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। भाई ये तो गलत बात है, पोटेंशियल जो है हमारा वो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न आपका रॉन्ग है। तो रीज़न आपका रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी,
रीज़न इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज़ नॉट डिफाइंड। भाई कोई भी आप देखो, एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है, इनको डिफाइन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल। अब टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। रीज़न की बात करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई दो इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी हमारा क्या करेक्ट है, बट ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। वहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल लाइन की बात हो रही है। दोनों करेक्ट है बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ऑप्शन आपका हो गया बी, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 19। इफ E be the electric field at point in the free space, the energy density at that point will be। देखो एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल हमने पढ़ा है स्मॉल यू होता है। ये अपने केमिस्ट्री में किया आप लोगों ने, ठीक है। तो स्मॉल यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, करेक्ट है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ये भी क्लियर है, बट इस फॉर्मूले को तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वी मे हैव गॉसियन सरफेस इन विच लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर एंड मोर फील्ड लाइंस कम आउट। भाई एक ऐसा सरफेस पॉसिबल है क्या जिसमें लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम आ रही हैं बट ज़्यादा रही हैं। देखो ये एक सरफेस है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है इसके पास, बट जो जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो ज़्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब इसके अंदर ही कोई चार्ज हमारे पास हो। ये जो लाइंस हमारे पास है ये किसी और चार्ज की वजह से आ रही है, और ये जो लाइंस कुछ जो एक्स्ट्रा है वो हमारे इनसाइड चार्ज की वजह से जा रही है, तो ये हमारा पॉसिबल है, ठीक है। रीज़न कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द गॉस लॉ इज़ ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्जेस। भाई हमारा गॉस लॉ केवल चार्ज क्लोज के लिए ही डील करता है, ऐसा तो कोई हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, देखो अभी हमारे पास क्या है, ये कोई एक सरफेस है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रही है, तो फ्लक्स तो यहाँ भी होगा ना। तो ये जरूरत है ना कि हमारा चार्ज क्लोज ही होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली ड्यू टू, यानी ये गलत है। रीज़न हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो असर्शन ट्रू है और रीज़न आपका क्या है, फॉल्स है, तो रीज़न इज़ रॉन्ग। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर करना ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।